नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम जानेंगे फ्लेक्सी कैप फंड का फंडा। ये ऐसे फंड हैं जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सभी मार्केट कैप में निवेश करते हैं। समझेंगे कैसे फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप फंड में मार्केट एक्सपोजर घटाते बढ़ाते हैं और कैसे फ्लेक्सी कैप फंड से आप कर सकते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई और मुनाफे में इजाफा। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं दो खास एक्सपर्ट्स। परिचय करा दें, हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स, और संदीप बागला, सीईओ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। हेमंत जी और संदीप जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। जब हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तरफ देखें तो जो पूरा एक निचोड़ अगर हम समझे कैटेगरी वाइज, तो स्मॉल कैप एक विनर रहा। सेक्टोरल थीमेटिक फंड में जबरदस्त निवेश आया, मिड कैप में अच्छा निवेश था, मल्टी कैप में अच्छे पैसे आए थे और फ्लेक्सी कैप में भी डिसेंट अमाउंट ऑफ निवेश हमें देखने को मिला। पर जब हम अब नए फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो एक ऐसी कैटेगरी है जिस पर फोकस करना बेहद ज़रूरी है, जो कि मिड, स्मॉल और लार्ज कैप तीनों ही मार्केट कैप का एक बेहतरीन मिश्रण लेकर आता है, और वो है फ्लेक्सी कैप। मैं संदीप जी आपसे जानना चाहती हूँ कि फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि तीनों ही कैटेगरीज में निवेश करते हैं, कम से कम 65% निवेश होना इक्विटी में ज़रूरी है, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का इसमें मिश्रण होता है। क्या खास है इस कैटेगरी में जो कि एक पोर्टफोलियो के लिए एक पसंदीदा कैटेगरी हो सकती है ये? स्वाति, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका सवाल काफ़ी वाजिब है। देखिए, फ्लेक्सी कैप ऐसा एक फंड है जो सदाबहार फंड, एवरग्रीन फंड जिसको कहते हैं। कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि किसी साल में लार्ज कैप ज़्यादा परफॉर्म करता है, किसी साल में स्मॉल और मिड कैप का मौसम आता है, तो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो फंड मैनेजर को यहाँ पे पूरी छूट है कि किसी भी मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में वो ज़्यादा निवेश कर सकता है। चूँकि हमने देखा है कि 50 से 70%, 80% तक लार्ज कैप होते हैं इस फंड्स में, और बाकी जो औसतन होता है 20 से करीब 50% तक मिड और स्मॉल कैप्स होते हैं। तो ये जो फंड कैटेगरी है, ये एक बहुत उम्दा कैटेगरी है। जैसा कि मैंने कहा, सदाबहार कैटेगरी है। और आज अगर हम किसी भी इक्विटी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी को देखें, तो सबसे ज़्यादा कॉर्पस, इन्वेस्टर्स का विश्वास और उनका निवेश सबसे ज़्यादा फ्लेक्सी कैप फंड में है। जहाँ तक मुझे याद है, 3.25 लाख से 3.5 लाख करोड़ का कॉर्पस जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है, इक्विटी फंड्स में, वो फ्लेक्सी कैप फंड है। और उसके बाद लार्ज कैप फंड में सबसे ज़्यादा निवेश है। और ये ऐसा है, इसलिए है कि ये फंड सदाबहार है और ये हर माहौल में अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। बिल्कुल। तो जैसा आप संदीप जी कह रहे हैं कि एक सदाबहार फंड फ्लेक्सी कैप है, क्योंकि हर एक मार्केट कैप, जो मेन मार्केट कैप जिनकी हम बात करते हैं, उसका एलोकेशन शामिल होता है एक फ्लेक्सी कैप फंड में। रिटर्न की जब हमने बात की पिछले साल के साथ साथ पिछले 5 सालों का रिटर्न जब हमने देखा हेमंत जी, हमने ऑफ कोर्स 2023 में तो क्लियरली स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न आते हुए देखा, फिर मिड कैप था, लार्ज कैप में थोड़ा सबड्यूड था अराउंड 21% तक। 2022 में कुछ इसका उलट था, क्योंकि वहाँ पर अलग परिस्थितियाँ थी। अगेन 21 एक ऐसा साल था जिसमें स्मॉल कैप में अच्छा निवेश था, लार्ज कैप में उसके मुकाबले थोड़ा कम था। और अभी हम दिखाएंगे भी आपको कैटेगरी और रिटर्न जो है वो किस प्रकार से पिछले 5 साल के रहे हैं। जब हम फ्लेक्सी कैप में बात करते हैं, क्योंकि तीनों ही कैटेगरीज का इसमें एलोकेशन होता है, तो कैसे एक फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि एलोकेशन कैसे करना है, सो दैट हर एक कैटेगरी, स्मॉल, मिड और लार्ज कैप का एक ट्रू सेंस में फायदा एक निवेशक को मिल सके? स्वाति, मेरे लिए? जी हेमंत जी। हाँ जी। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्वाति, यहाँ पे जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी है फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 65% मिनिमम एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए। उसके बाद कोई भी रेगुलेटरी, कोई रिस्ट्रिक्शन फंड मैनेजर के ऊपर नहीं है कि आपको कितना पैसा किसी भी मार्केट सेगमेंट में मिनिमम लगाना है। इसको अगर मैं कंपेयर करूं
मान लीजिए लार्ज कैप में, तो वहां पे मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाना पड़ता है। और अगर मैं लार्ज एंड मिड की बात करूं तो मिनिमम 35% पैसा दोनों सेगमेंट में लगता है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है सिर्फ 35% पे रहती है, 30% पे रहती है इनफैक्ट। और अगर मैं मल्टी कैप की बात करूं तो तीनों सेगमेंट लार्ज, मिड और स्मॉल में 25% इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी फंड मैनेजर के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिर्फ 25% ऑफ एयूएम में रहती है। उन तीनों के मुकाबले में अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात करें, और जैसा कि नाम से पता चलता है कि फ्लेक्सी कैप है, मतलब फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जिस तरह का मूवमेंट मार्केट में देख रहे हैं, जिस तरह का उनको एलोकेशन लगता है वो करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि क्या फैक्टर्स हैं, डेफिनेटली दो तीन चीजें होती हैं। एक तो जैसा मैंने कहा कि रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हो सकता है कि फंड हाउस है, फंड मैनेजर की इंटरनल कुछ पॉलिसीज हो कि इतना मिनिमम एलोकेशन हमको लार्ज कैप में रखना है, तो वो तो एक ये हो गया। दूसरा ऑब्वियसली इमर्जिंग सिनेरियो कैसा है, राइट। इक्विटी में ऑब्वियसली जैसा कि हम जानते हैं कि खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप में डाल रहा है पैसा, वो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको जिस तरीके से लगता है मार्केट में मूवमेंट है, जिस तरीके से वैल्यूएशन लगती है, जिस तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहें। और अगर हम एनालाइज भी करें डिफरेंट फ्लेक्सी कैप को, आप देख सकते हैं कि किसी किसी फंड में आज भी 75-80% तक आपको लार्ज कैप मिलेगा, और किसी फंड में शायद 45% मिलेगा। तो हर फंड हाउस की, हर फंड मैनेजर की अपनी इंटरनल फिलॉसफी और स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट ब्रॉडली जहां पे उनको लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही है, क्योंकि ये खाली रिटर्न की बात नहीं है स्वाति, यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को देखने की जरूरत है। तो आई थिंक मेजर कंसिडरेशन वही है। एक तो इंटरनली आपका अगर कुछ है एलोकेशन मिनिमम, दूसरा आप किस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं, कहां पे आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा बन सकता है। क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली हम मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको ध्यान में रख के एलोकेशन किया जाता है। बिल्कुल संदीप जी, इनफैक्ट मैं आपसे भी इस पर एक व्यू लेना चाहूंगी। जैसा हेमंत जी ने भी बताया, जो मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो लार्ज कैप बायस्ड हमने देखे हैं। सर क्या रीज़न है? क्योंकि हमने जब लार्ज कैप में एक कम निवेश देखा, जब हमने पिछले साल फ्लेक्सी कैप में एट द सेम टाइम अच्छा निवेश आ ही रहा था, तो लार्ज कैप का एलोकेशन क्या निवेशक फ्लेक्सी कैप फंड से भी ले रहे थे? क्योंकि उसमें आप लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक एलोकेशन, एक एक्सपोजर ले सकते हैं। और जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड है उनमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी एक फंड मैनेजर कैसे डिसाइड कर रहा है कि उसको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना रखना है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। म्यूचुअल फंड जो प्रोडक्ट है वो काफी रिटेल प्रोडक्ट है। इसमें हम एक दिन में आपका पैसा वापस दे देते हैं। तो आपने अगर रिडेम्पशन डाला तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में कल ही या परसों आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आज हम अगर रिलेटिव लिक्विडिटी देखें तो लार्ज कैप्स बहुत ज़्यादा लिक्विड है कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप्स। तो फंड मैनेजर को एक बेसिक लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए लार्ज कैप में औसतन ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। दूसरा बात यह है कि रिटर्न प्रोफाइल है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। स्मॉल कैप्स में रिटर्न ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए कई बार हम रिलेटिव वैल्यूएशन को भी देखते हैं। रिलेटिव वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो आज स्मॉल और मिड कैप में इतनी रैली हो गई है कि उनके हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से पास्ट में जो हमने वैल्यूएशन देखे हैं उसके मुकाबले में आज लगता है कि उनका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है हिस्टोरिकल मायनों से। लेकिन अगर हम फ्यूचर ग्रोथ देखें तो शायद इतना ज़्यादा नहीं। कंपैरेटिवली लार्ज कैप के वैल्यूएशंस कम हो गए हैं कंपैरेटिवली। तो रिलेटिव बेसिस पे आज लार्ज कैप के वैल्यूएशंस ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर हम देखें कि वैल्यूएशंस मीन रिवर्ट करेंगे और जो उनके लॉन्ग टर्म एवरेजेस है वहाँ आ जाएंगे, तो कई लोग लिक्विडिटी को देखते हुए और वैल्यूएशंस को देखते हुए लार्ज कैप में ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको फंड मैनेजर को मद्देनजर रखना पड़ता है। और जैसा कि आपका पहला सवाल था कि क्या फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप का एक्सपोजर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे शायद ऐसा नहीं लगता है। बिकॉज फ्लेक्सी कैप में आप फंड मैनेजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि उनके अनुमान के मुताबिक वो इसमें फेरबदल कर सके और पीरियोडिकली रीबैलेंस कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप के जो एलोकेटर्स हैं उसमें कोई समानता है।
और फ्लेक्सी कैप अपनी एक बड़ी कैटेगरी है, जिसका रिटर्न काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है, वॉलेटिलिटी कम रही है। तो यही सब कुछ मायने हैं, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, रिस्क, रिलेटिव वैल्यूएशन, यही सब देख के फंड मैनेजर्स अपने अनुमान के मुताबिक पैसा लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कैप्स। ऑल राइट सर। हेमंत जी, एक इंसिडेंट से अगर हम इसको कनेक्ट करके देखें, जैसे सभी ने एम्फी को बताया कि तमाम म्यूचुअल फंड्स का स्पेशली जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनका जो रिस्क प्रोफाइल है, जो स्ट्रेस टेस्ट की बात हुई थी वो आप पब्लिक करें और बताइए कितना जोखिम है इसमें। ऐसे जो फंड होते हैं जिनमें जो प्योर स्मॉल कैप फंड नहीं है या मिड कैप फंड नहीं है, जिनमें एलोकेशन होता है टू सर्टेन एक्सटेंट फ्लेक्सी कैप, क्या उस डिसीजन के बाद कुछ बदलाव एलोकेशन में भी हुए होंगे विद इन फंड्स लाइक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स, और उसमें एक फंड मैनेजर ने कोशिश की होगी कि थोड़ा बदलाव किया जाए, स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा शायद कम कर दिया जाए, लार्ज कैप थोड़ा बढ़ा दिया जाए। हालांकि संदीप जी ने इसको काफ़ी क्लियर किया, बट क्या इस इंसिडेंट के बाद स्पेशली कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं? नहीं स्वाति, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप तीनों डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनको आप कंपेयर करें, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, और जैसा अभी संदीप जी ने भी कहा, बात कर रहे थे हम कि जो वैल्यूएशन का जो इशू होता है जनरली जो हुआ है, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी का भी इशू है स्मॉल कैप में। ऑब्वियसली जिस तरह का रनअप हमने स्मॉल कैप और मिड कैप में देखा है, तो वहां पे डेफिनेटली जो चिंता थी वो यही थी कि कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर एक्सुबरेंस है, और आई थिंक इसीलिए वो स्ट्रेस टेस्ट की बात हो रही थी। फ्लेक्सी कैप की अगर हम बात करें तो अमूमन हमने जैसे पहले भी बात की कि ज्यादा जो फोकस है फंड मैनेजर्स का वो लार्ज कैप पे है, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो रेंज 50% से 80% तक हो सकती है। ऑब्वियसली जब स्ट्रेस टेस्ट की आप बात करते हैं तो एक कंसर्न ये भी होता है, क्योंकि अगर आप स्पेशली स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पे लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, और किसी भी स्मॉल कैप का अगर आप पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे तो वहां पे लिक्विड और इलिक्विड स्टॉक का मिश्रण रहता है। और जब अगर कोई प्रेशर होता है, सेलिंग प्रेशर, तो पहले ऑब्वियसली लिक्विड स्टॉक बेचेंगे आप, तो कहीं ना कहीं वो प्रोपोर्शन जो है लिक्विड और इलिक्विड का वो थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो वहां पे वो कंसर्न है। मुझे लगता है कि फ्लेक्सी कैप में ऐसा कुछ कंसर्न है, क्योंकि फंड मैनेजर्स कुछ थोड़ा कैश पोजीशन रखते हैं, प्लस लार्ज कैप जैसे हमने पहले बात की है कि लार्ज कैप में लिक्विडिटी का कोई इशू है नहीं, और लार्ज कैप में अगर आपका 50-60% मिनिमम एलोकेशन जो आप देखते हैं फ्लेक्सी कैप में, अगर वो है तो फिर लिक्विडिटी का इशू नहीं है। क्योंकि शुरुआत से ही हमने देखा है कि फ्लेक्सी कैप में बायस जो है वो लार्ज कैप पे रहता है, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स कौन से हैं, यहाँ पे दो तरह के इन्वेस्टर हैं। एक तो वो इन्वेस्टर्स हैं जो इक्विटी तो कहीं ना कहीं डिसाइड कर पाते हैं कितना पैसा उनको डालना है लॉन्ग टर्म के लिए, बट विद इन इक्विटी, क्योंकि तीनों सेगमेंट के इंपॉर्टेंट रोल है, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कितना पैसा हम लार्ज में डालें, मिड में डालें और स्मॉल में डालें। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसको रीबैलेंसिंग कैसे करें, क्योंकि वहां पे टैक्सेशन का इशू है, वहां पे टाइमिंग का इशू है, तो वो कहीं ना कहीं आप फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को देना चाहते हो। तो इन सब उनका जो इन्वेस्टर्स का जो प्रोफाइल है और ये जो नेचर है उसको देखते हुए वही कारण है कि आप देख रहे हैं कि हमेशा एक बायस रहता है लार्ज कैप में। और जब किसी भी फंड में इस तरह का बायस अगर आपको देखने को मिलेगा लार्ज कैप में, तो फिर मुझे लगता नहीं कि वहां पे किसी तरह का स्ट्रेस जो ऑब्वियसली आप किसी स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं या किसी माइक्रो कैप में देख सकते हैं, वो आप फ्लेक्सी कैप में नहीं देखेंगे। ओके, तो ये हमने फ्लेक्सी कैप में फंड एलोकेशन, जो कैटेगरी एलोकेशन है, उस पर चर्चा की। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद समझना ज़रूरी है जो एक डिफरेंस है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बीच में भी, क्योंकि दोनों ही फंड्स में लार्ज, स्मॉल और मिड कैप का एक्सपोजर होता है, तो ऐसे में एक पोर्टफोलियो में दोनों ही फंड्स की जगह है क्या, इस पर भी चर्चा रहेगी और कुछ और बातें होंगी छोटे से ब्रेक के बाद। फ्लेक्सी कैप का फंडा कर रहे हैं, इस पर खास चर्चा। हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट के हेमंत रुस्तगी और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड से संदीप बागला। संदीप जी, अभी के बाजार में एक पोर्टफोलियो में या एक निवेशक के लिए फ्लेक्सी कैप फंड के फायदे क्या है? कोई क्यों अभी के बाजार में फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करे? देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड में इसलिए निवेश करना चाहिए क्योंकि आप फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी पे बिलीव कर रहे हैं। आप जो एसेट एलोकेशन का जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर है, वो आप फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ रहे हैं। थियोरेटिकली स्पीकिंग, अगर फंड मैनेजर चाहे तो वो 80 से 100% भी लार्ज कैप में डाल सकता है,
या अगर देखा जाए तो वो 80 से 100% स्मॉल और मिड कैप में भी डाल सकता है। तो ये पूरा डिसीजन जो है वो फंड मैनेजर के हाथ में चला जाता है, आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो अगर आपको भरोसा है कि फंड मैनेजर जो जिस दिशा में हवा चल रही है उसको भाँप के और काफ़ी अपनी अकलमंदी लगा के और एक सफल तरीके से फंड को मैनेज कर सकता है, तो आपको फ्लेक्सी कैप में ही डालना चाहिए। तो फ्लेक्सी कैप के का फ़ायदा ये है कि आप या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपने अपने जो आपको ₹100 लगाने हैं, आपने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में आपने अपना एलोकेशन कर दिया। अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आप वो जो फ़ैसला है, वो आप फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए और उसकी टीम पे छोड़ दीजिए और वो आपके लिए आपके हित में आपके रिस्क को और रिटर्न्स को और लिक्विडिटी को देखते हुए वो उसका ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप में ये है कि आप जो आपको अगर पता नहीं कि मिड स्मॉल कैप और लार्ज कैप में कैसे एलोकेट करना है, तो आप वो फैसला फंड मैनेजर के हाथ पे छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल, तो मिड, स्मॉल और लार्ज कैप का एलोकेशन लेने के लिए फ्लेक्सी कैप फंड भी काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। पर ये जो एक्सपोज़र है वो तो मल्टी कैप फंड्स भी देते हैं, हेमंत जी। तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का जो अंतर है, बारीक अंतर है, वो ज़रा बताइए। और क्या एक पोर्टफोलियो में मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड दोनों शामिल करने सही हैं? ये स्वाति, आई थिंक अगर हम दोनों के अंतर की बात करते हैं, अगर उससे शुरुआत करें तो जैसे हमने पहले भी बात की कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वहां पे जो डेफिनेशन ये है कि 65% पैसा फंड मैनेजर को इक्विटी में लगाना है। विद इन इक्विटी डिफरेंट सेगमेंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हो, इसीलिए उनका नाम जो है वो फ्लेक्सी कैप फंड रखा गया है। अगर हम मल्टी कैप की बात करें, जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था कि तीनों सेगमेंट जो है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तीनों में 25% एलोकेशन मिनिमम होना चाहिए और जो बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं। और वहां पे भी हमने देखा अमूमन जो उसका जो बड़ा हिस्सा जो है वो लार्ज कैप में जाता है। तो दोनों का डिफरेंस तो ये है। बिल्कुल दोनों के दोनों कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपको सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है कि एसेट एलोकेशन कितनी है। एक बार आपने डिसाइड किया कि लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उसमें से आप कितना पैसा इक्विटी में लगा रहे हैं, उसके बाद फिर बड़ा सवाल ये होता है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास का बेनिफिट उठाने के लिए कौन सी फंड कैटेगरीज हैं जहां पे हम पैसा लगाएं। तो फ्लेक्सी कैप का सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमने पहले भी बात की वो ये है कि चाहे आप नए निवेशक हो, चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा, क्योंकि आप कभी भी अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो किसी भी कैटेगरी में नहीं लगाएंगे, तो उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ते हैं फंड मैनेजर के ऊपर। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर कि कहीं ना कहीं डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मिनिमम एक सर्टेन परसेंटेज डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मार्केट में बना रहे, तो मुझे लगता है वहां पे जो मल्टी कैप फंड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर एट ऑल टाइम्स फंड मैनेजर को बना के रखना पड़ता है। तो आई थिंक दोनों का जो कॉम्बिनेशन, इनफैक्ट मैं कहूंगा एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप। जैसा मैंने पहले बताया था कि 35% मिनिमम एलोकेशन दोनों सेगमेंट में होना चाहिए, 30% की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फंड मैनेजर के पास है। तो मुझे लगता है कि ये तीन कैटेगरी का जब आप एक मिक्स करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो पहली बात तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा। दूसरी बात, जो रीबैलेंसिंग है वो समय समय पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके लिए करेंगे। तीसरी बात ये कि आपको जो टैक्स एफिशिएंट है, टाइमिंग देखना नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है ये तीनों जो कैटेगरीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों कैटेगरी का रोल आपके पोर्टफोलियो में है। ओके। तो ये एक कैटेगरी पोर्टफोलियो में कैटेगरी एलोकेशन को आपको समझना है और समझ के आपको इसमें निवेश करना है। संदीप जी, यूँ तो हम बाजार में कई सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स देख रहे हैं जो ऑलरेडी हैं। अपने अपने एलोकेशन हर एक फंड के जो फंड मैनेजर के अपने स्वतंत्र निर्णय से वो रखते हैं। आपका भी एक फ्लेक्सी कैप फंड आ रहा है, तो एक निवेशक के लिए क्या चुनना आसान है एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड? उसके पोर्टफोलियो के हिसाब से किन बातों का ध्यान रखते हुए चुने एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड? देखिए हमारा भी एक, जैसा कि आपने मेंशन किया कि हमारा भी ट्रस्ट में फ्लेक्सी कैप फंड आ रहा है। अप्रैल में वो उसका एनएफओ शुरू होगा और खत्म भी होगा। तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप फंड में आपको अ, अ, एक फंड मैनेजर की जो फिलॉसफी है, आपको उस पे ध्यान देना चाहिए और फिर उसको कुछ समय तक आपको अपने एलोकेशन में रखना चाहिए। जैसे कि वो जो
फिलॉसफी उसने बताई है वो पूरी तरह प्ले आउट करे। जैसे कि हमारा नज़रिया है कि हमारे पास 20 से 30% ऐसी कंपनीज़ रहेंगी, जिनका लॉन्ग टर्म टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, जिनका लॉन्ग टर्म वैल्यू हम एस्टिमेट करेंगे कि ये बढ़ रही है कि कम हो रही है। और हमने देखा है कि जो मेगा ट्रेंड होते हैं, जैसे कि आज लोग कुछ साल पहले सेविंग्स कर रहे थे, अपना कैपिटल बचाने की कोशिश कर रहे थे और एफडीज़ और गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे। आज वो माहौल चेंज हो गया है। तो एक मेगा ट्रेंड ये आ गया है कि आज लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा-सा जोखिम ले रहे हैं मार्केट में और ये उम्मीद रख रहे हैं कि ज़्यादा रिटर्न आए। तो ये एक मेगा ट्रेंड हमें लगता है कि 20, 30, 40 साल तक ये चलता रहे। उसमें कैसी कंपनीज को फायदा होगा, उसमें कौन से लीडर्स बनेंगे और वो लीडर्स कैसी अपनी कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कैसे इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, कैसी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर कितने लॉयल हैं उनके। हमारे हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आज फ्यूचर विनर्स चूज करने में, जिनको हम कहते हैं फ्यूचर गोरिल्ला स्टॉक्स चूज करने में हमारी मदद करेंगे। तो अगर ये हम देखें कि फंड मैनेजर की फिलॉसफी कैसे है और उसमें हम इन्वेस्ट करें और उसको हम थोड़ा समय दें, तो आई थिंक हमें समझ में आएगा कि कौन सा फ्लेक्सी कैप हमें चूज करना चाहिए। और ऐसा देखा गया है कि काफ़ी सारी फंड हाउसेज हैं जिनकी इक्विटी टीम ने काफ़ी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी किया है, तो उनके फ्लेक्सी कैप को चूज करने में मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है। फ्लेक्सी कैप में आप अगर इन्वेस्ट करें तो 4 से 5 फ्लेक्सी कैप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड को चुनने के पीछे के कुछ बड़े कारण बताए संदीप जी ने, और फ्लेक्सी कैप फंड का फंडा भी हमने समझा हमारे आज के दोनों ही एक्सपर्ट से। कैसे फ्लेक्सी कैप फंड को पहचाने, कैसे उसको शामिल करें, और साथ ही फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों का फर्क भी हमने आज समझा। मैं धन्यवाद करूंगी हेमंत जी और संदीप जी, आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।